हाय स्मार्ट पीपल, हाउ आर यू ऑल। होपफुली आप सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी और हमारा नीट एग्जामिनेशन भी बहुत करीब आ गया है। तो आज की इस मुलाकात में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फ्रेश न्यू चैप्टर जो कि है बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आज इसका पहला सेशन है। इससे पहले हम बायोटेक प्रिंसिपल्स पे सवाल लगा चुके हैं, होपफुली आपने वो देखा होगा। एंड एज ऑफ नाउ स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर जिसमें हम ऐसी इस सीरीज़ को कंटिन्यू आगे कर रहे होंगे। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सवाल आप देखेंगे, खुद से लगाएंगे और फिर हम उसका सॉल्यूशन जो है साथ में देख रहे होंगे। ठीक है, पहले सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को रीड कीजिए। कह रहा है 3 क्रिटिकल रिसर्चेज एरिया फॉर द बायोटेक्नोलॉजी आर। इन चारों ऑप्शन में से कौन से वो 3 ऐसे एरियाज हैं जहां पे इंप्रूवमेंट अभी भी की जा सकती है इन द केस ऑफ बायोटेक। फाइन, तो एज इट इज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ये सारी बातें लिखी हुई है। तो बताइए क्या होगा आंसर। होपफुली आपने वीडियो को पॉज किया होगा, सॉल्यूशन देखा होगा, है ना, आंसर आपने खुद से टेक किया होगा। तो आइए क्या होगा, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। कह रहा है प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिटिक इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिजम्स यूजुअली इन द माइक्रोब्स एज अ प्योर एंजाइम। तो हमारे पास अभी भी स्कोप है कि यार हम अपने बेटर एंजाइम्स का इन्वेंशन कर सकें। जैसे हमने हिंड फर्स्ट, हिंड सेकंड, इको R1, बैम H1, ये सब कुछ हमने क्रिएट करे हैं। तो ऐसे हम आर्टिफिशियली प्लाज्मेड वेक्टर्स इन सबको और क्रिएट कर सकते हैं और एंजाइम्स को भी हम बना सकते हैं। इसका स्कोप हमारे पास अभी भी है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट कह रहा है कि मल्टीपल ओव्यूलेशन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी MOET। आपको जानते हैं कि ये वाला जो प्रोसेस है ये हम इस चैप्टर में एनीवेज नहीं पढ़ते हैं। इसका हम जिक्र करते हैं कौन से चैप्टर के अंदर, एनिमल हस्बेंड्री में। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम इस चैप्टर का जिक्र करते हैं, जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो MOET होता है ये क्या होता है। इसमें हम एक बुल लेंगे जो सुपीरियर होना चाहिए विथ सम स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, और एक हम लेंगे काउ। ठीक है, तो दूसरी ये भी कैसे होगी, सुपीरियर होगी। इसमें हम काउ जो है इससे काफ़ी सारे 6 से लेके 10 एग्स क्रिएट करवा लेंगे और इस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसके थ्रू हम जो बुल हैं उसके स्पर्म्स को इंसर्ट करवा देंगे इस फीमेल के अंदर, एंड दैट्स हाउ वी विल बी गेटिंग मल्टीपल जाइगोट्स। और फिर इन जाइगोट्स को हम मतलब किसी दूसरी सरोगेट मदर के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। सरोगेट मदर काउ, ठीक है, ताकि हम एक ही टाइम पे 6 से 8 नए नए बेबीज को प्रोड्यूस कर सकें। बिकॉज हम चाहते हैं कि एक अकेली काउ जो है इतने सारे बेबीज को नहीं होल्ड कर सकती, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम उनके जाइगोट्स निकाल के मल्टीपल सरोगेट काउस में डाल देंगे, एंड दैट्स कॉल्ड एज MOET। सो एनीवेज दिस इज नॉट रिलेटेड टू आवर बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट कह रहा है कि क्रिएटिंग द ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर इंजीनियरिंग एज अ कैटलिस्ट। सो यस, हमारे पास अभी भी स्कोप है कि हम बेस्ट कैटलिस्ट का इन्वेंशन कर सकें, और डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस को तो हम हमेशा ही चाहते हैं कि यार बेस्ट से बेस्ट हम और इसको एडवांस या और इसको अच्छा बनाए। बिकॉज पैकेजिंग, मार्केटिंग एंड बड़े लेवल पे एक्सट्रैक्ट करना, ये सब कोई आसान बात नहीं होती है, राइट। सो अब हम इसका आंसर टिक कर सकते हैं कि भाई सेकंड को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इस सेशन में आपको कुछ बड़े बड़े, है ना, धमाकेदार सवाल भी मिलने वाले हैं, तो सेशन को पूरा देखना। और काफ़ी मजेदार सवाल मैं ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द फोटोग्राफिक फिल्म इज यूज। तो इन चारों टेक्निक में से कौन सी वाली प्रोसेस में हम फोटोग्राफिक फिल्म का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है ना। आप जानते हैं कि आपने अगर प्रोसेसेस सारे पढ़े होंगे तो उसमें हमने लिखा था कि PCR जो है उसमें फोटोग्राफिक फिल्म का इस्तेमाल नहीं होगा। इट जस्ट अ सिंपल प्रोसेस जहाँ पे हम टेम्परेचर के साथ खेलते हैं। फाइन, तो यहाँ पे टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। सेकेंड की बात करें तो एलिसा जो है वो एंटीजन एंटीबायोटिक टेस्ट होता है, तो इट इज़ ऑल्दो एंटीजन एंटीबायोटिक टेस्ट होगा। तो इसमें भी हमें कुछ खास यूज़ नहीं है फोटोग्राफिक फिल्म का। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है इसमें भी हमने कहीं पे फोटोग्राफिक फिल्म का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन हाँ हमने यहाँ पे इथीडियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया था, इथीडियम ब्रोमाइड, और साथ में हमने UV रेडिएशंस का इस्तेमाल किया था, राइट। तो इसमें ये 2 बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अब बात करते हैं लास्ट, ऑटो रेडियोग्राफी, जहाँ पे आप प्रोब्स का इस्तेमाल करते हो, है ना। आपने कोई एक फॉरेन DNA लिया, इसमें आप क्या करते हैं, एक फॉरेन DNA, उस फॉरेन DNA को आप सिंगल स्टैंडर्ड DNA या फिर सिंगल स्टैंडर्ड RNA के साथ अटैच करवाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बनवा के। तो आपने एक फॉरेन DNA चूज़ किया जो कि सिंगल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड DNA या RNA होगा, लेकिन उसको आपने रेडियो एक्टिव कर दिया। ठीक है, आपने उसको रेडियो एक्टिव कर दिया ताकि आप उसे ट्रेस कर पाएँ।
दैट वाज द पर्पस। और ये हमारे पास बन जाता है हमारा प्रोब। अब इस प्रोब को आप किसी कॉम्प्लीमेंट्री वाले उसमें डाल देंगे, है ना, किसी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ जुड़वा देंगे इसको। और अगर कोई अटैच हो जाएगा, इसका मतलब कि जो आपका टेस्ट है वो नेगेटिव आएगा। और अगर अटैच नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो टेस्ट आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगर को तो इसने कलर दे दिया, आप जैसे इसमें यूवी रेज डालेंगे तो क्या होगा, एक्सपोजर होगा फोटोग्राफिक फिल्म के अंदर। तो अगर वो कलर आ गया, इसका मतलब कि मतलब ये इजीली अटैच हो पा रहा है। और अटैच हो पा रहा है मतलब कोई म्यूटेशन नहीं हुई है, इसका मतलब कि आपका टेस्ट नेगेटिव है। और अगर को कलर शो नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ ना कुछ म्यूटेशंस हुई थी, इस वजह से ये जाके अटैच नहीं हो पाया है, एंड दैट्स वाई यू गॉट द पॉजिटिव रिजल्ट। फाइन। तो ऐसे हम पता लगाते हैं और यहीं पे हम इस्तेमाल करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर, किसका, आपके फोटोग्राफिक फिल्म का। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं मिल्क प्रोड्यूस बाय द रोजी। जो रोजी है वो मिल्क प्रोड्यूस करती है, उसमें क्या होता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन या बीटा 1 एंटीट्रिप्सिन या फिर ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन या फिर बीटा लेक्ट एल्बुमिन। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कंफ्यूजिंग नाम आ गए हैं, इस वजह से ये सवाल थोड़ा अच्छा बन जाता है। अदरवाइज जिस बच्चे ने ध्यान से पढ़ा होगा उसको इजीली पता होगा, है ना। होपफुली आपने क्वेश्चन को लगा लिया एक बार। चलिए आंसर होगा, क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, जो कि है अल्फा लेक्ट एल्बुमिन। अल्फा लेक्ट एल्बुमिन 2.4 ग्राम पर लीटर, इतने अमाउंट में हमें जो प्रोटीन है मिल जाता है उसके अंदर, मिल्क के अंदर। तो ये हमने रोजी काऊ जो है बनाई है, जो कि एक तरह का जीएमओ है, राइट। जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। बात करते हैं अल्फा लेक्ट एंटीट्रिप्सिन, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं एम्फीसीमा के अंदर। इसका इस्तेमाल हम एम्फीसीमा के अंदर करते हैं। और इसके अलावा हमें एक और पता होना चाहिए, जो कि है एंटीथ्रोमिन। एंटाइथ्रोमिन, एंटाइथ्रोमिन, तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं गोट के पर्पस में। कुछ एक हमारे पास गोट में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये आपको कुछ कुछ एनीवेज पता होने चाहिए, 2-3 चीज़ों के नाम। वेल, अब हम मूव कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। सवाल को रीड कीजिए। क्या सवाल है, सवाल नहीं बवाल है। तो एक बढ़िया सवाल आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ मैं ना, इतना बड़ा सा सवाल है, मगर देख के सवाल को डरना बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज एनीवेज यही सवाल है जो आपको घबरा देंगे, या आप इन सवालों को देख के ही छोड़ने का मन करेगा कि यार कौन पढ़ेगा इतना लंबा सवाल। लेकिन बायो में जो सवाल जितना मुश्किल दिखेगा वो उतना मुश्किल नहीं होता है, बल्कि आसान ही होता है ज़्यादातर टाइम पे। और कोशिश करो कि ऐसे लंबे लंबे सवालों को ना हमेशा आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, क्योंकि वहाँ पे ये सही फिट बैठते हैं। ठीक है, कोई भी रैंडम क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन से सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर सकते, आपका नुकसान होगा, हो सकता है। बट हाँ, ऐसे क्वेश्चंस में आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो यार शायद वो फिट बैठ जाए। आओ ट्राई करते हैं इस सवाल को। सो भाई टेक योर 5 सेकेंड्स, लेकिन इस सवाल को खुद से एक बार अटैम्प्ट ज़रूर करना है, ठीक है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। होपफुली आपने वो वीडियो को पॉज करके अटैम्प्ट किया होगा। सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है अबाउट द मॉलिकुलर डायग्नोसिस। पहला कह रहा है एट द टाइम व्हेन द सिम्टम्स ऑफ द डिसीज आर नॉट येट विजिबल, बैक्टीरिया और वायरसेस कैन बी डिटेक्टेड बाय द एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर। तो पीसीआर की मदद से हम स्टिल, अगर को हमारे पास इनफ क्वांटिटी में या हमारे पास बैक्टीरिया वायरसेस दिख नहीं रहे हैं ब्लड के अंदर, स्टिल हम उनको पहचान सकते हैं, उनको ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टेक्निक कॉल्ड एज पीसीआर। यस, हम जानते हैं कि पीसीआर की मदद से हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं, सही बात है। नेक्स्ट करा कि पीसीआर जो है इज नाउ रूटीनली यूज्ड टू डिटेक्ट द एचआईवी इज सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। तो इसको जो है एचआईवी के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है एड्स का मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए, ये बात भी सही है, ठीक है। तो ये इसका फायदा है। नेक्स्ट कह रहा है कि पीसीआर बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट द म्यूटेशंस इन द जीन ऑफ सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स। तो क्या इसको म्यूटेशंस को पहचानने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पीसीआर को, बिकॉज ये उस बैक्टीरिया को, उस कैंसरस सेल को, आप उस सैंपल को बाहर निकालेंगे, पीसीआर में डालेंगे, फटाफट से उसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी। तो अगर वो होगा तो कॉपीज बनेंगी, नहीं होगा तो कॉपीज नहीं बनेंगी एनीवेज, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि इट इज़ अ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई द मैनी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स। तो इससे आप काफ़ी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स निकाल सकते हैं, ये बात भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए और द आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए को आप टैग कर सकते हैं रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल प्रोब्स की मदद से। ये स्टेटमेंट जो है गलत है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे दिया गया है डबल स्टैंडर्ड, जबकि हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो एनीवे लास्ट ऑप्शन को छोड़ के बाकी सारे सही हैं, तो मीन्स आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
अब देखो इसे कैसे कर सकते हैं हम एलिमिनेशन मेथड से। आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड रीड करने की जरूरत थी ही नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली फर्स्ट और सेकंड तो सभी के अंदर है, तो फर्स्ट सेकंड तो छोड़ ही देते। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ के साथ इसने खेला हुआ है। अब देखो फोर्थ फिफ्थ इसमें भी है, फोर्थ इसके अंदर भी है ना, फोर्थ फिफ्थ इसके अंदर भी है और फिफ्थ इसके अंदर है। तो एनीवेज आपको लास्ट के 3 स्टेटमेंट्स पढ़ के उसमें से आपको एक इरेडिकेट करना था, और लकीली अगर आप लास्ट स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते तो आपका आंसर वैसे ही आ चुका होता। फाइन, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे 2 सवाल करिए इसको। कह रहा है पोलियो वैक्सीन के लिए हम इनमें से किसका इस्तेमाल करते हैं जनरली? काऊ का इस्तेमाल करते हैं, मंकी का, माइस का या रैबिट का? हाँ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक एनिमल आर बीइंग यूज्ड टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन? तो आप जानते हैं आजकल के टाइम पे हमारे पास जब जेनेटिकल इंजीनियरिंग जो है इंट्रोड्यूस हो ही चुकी है, तो हम सिंपली माइस का इस्तेमाल करते हैं फॉर व्हाट? फॉर द आइडेंटिफिकेशन, लाइक फॉर चेकिंग वेदर द वैक्सीन इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। ओके, सो डी इज द करेक्ट आंसर। पहले हम मंकी का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि हम जानते हैं मंकी का साइज़ काफ़ी बड़ा है, मंकी इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है और इनको हम इतनी ईजिली रिप्रोड्यूस भी नहीं करवा सकते। तो एनीवेज हमने कुछ एक नया ऑल्टरनेटिव निकाला और हमने क्या ढूंढ लिया? हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो कि माइस हैं उनको इंट्रोड्यूस करवा दिया। फाइन, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कह रहा है हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स वेराइटीज ऑफ बासमती आर ग्रोन इन इंडिया? इंडिया में बासमती की कितनी सारी वेराइटीज़ हमारे पास अवेलेबल है जो हम ग्रो करते हैं इस टाइम पे। हालांकि यार आपको पता होगा कि यार बासमती जो है वो इंडिया का ही ओरिजिन है, लेकिन यूएस ने उसको पेटेंट करवा लिया था, तो दैट इज़ फॉर व्हाट रीज़न के अब हमें परमिशन लेके उसको यूज़ करना पड़ता है। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट एज ऑफ नाउ अगर हम सवाल पे वापस आते हैं तो कह रहा है कितने डॉक्यूमेंट वैराइटीज़ जो हैं बासमती के स्टिल इंडिया में ग्रो होते हैं। सो हमारे यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो होगा, लगा लिया? चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 13 वैराइटीज़ हमारे पास अवेलेबल है जो हम ग्रो यहाँ पे करते हैं। डन, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हाँ, 7। तो अगेन आ गया वही एक और आपके सामने, है ना, बवाल वाला सवाल। तो लगाओ इस सवाल को, क्योंकि ऐसे सवालों से ना आपका क्या होगा, पूरा चैप्टर एक क्वेश्चन में ही कंसाइज हो गया एक तरीके से, या एक टॉपिक पूरा कंसाइज हो गया एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। तो ऐसे सवाल बिल्कुल लगाओ, है ना, लगाने चाहिए अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो। बिकॉज एनीवेज वी आर द वन हु कैन हेल्प यू, कि आपका हाथ पकड़ के हम चीज़ें करवा नहीं सकते, आपको मैं वीडियो के फॉर्म में लाइक सवाल दे सकता हूँ प्रैक्टिस के लिए, करने तो मैं खुद ही पढ़ेंगे एनीवेज, राइट। इन द सेम आपने वो कहानी सुनी होगी ना कि एक घोड़े को अगर प्यास लगी है तो उसको आप नदी के पास ले जाके छोड़ सकते हो, पानी उसे खुद ही पीना पड़ेगा। इन द सेम वे आपको भी यार एफर्ट्स तो खुद ही मारने पड़ेंगे, बिकॉज डॉक्टर तो मैं बनना है, मुझे तो है ना। तो इन दैट केस एनीवेज यू हैव टू पुट द एफर्ट्स, सो कीप पुटिंग योर एफर्ट्स विद दीज क्वेश्चंस ऑल्सो। चलिए आंसर ढूंढते हैं इसका। कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग द ADA जीन डेफिशिएंसी। तो ADA जीन डेफिशिएंसी के रिगार्डिंग कौन सी वाली बात सही है, आपको ये निकालना है। ट्राई करें इसको एलिमिनेशन से करने का। देखो फर्स्ट सेकंड और लास्ट वाले में थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, तो एनीवेज हमें करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, इन दोनों में से देखो एनीवेज फर्स्ट को ज़रूरत नहीं है आपको रीड करने की, ये स्टेटमेंट वैसे भी सही है ना, ये स्टेटमेंट वैसे भी सही है, ये सही है, ये सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट 3 स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं इनमें से। तो अगर देखा जाए तो कह रहा है इफ द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द बोन मैरो cell produces the ADA gene is introduced into the body cell at early embryonic stage, then it will be a permanent cure। अगर आपने ADA जीन को इंसर्ट कर दिया एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनसाइड द बॉडी सेल्स, तो ये एक परमानेंट क्योर माना जाएगा। हालांकि यहाँ से मुझे मेरा आंसर मिल चुका है, बिकॉज इसको बॉडी सेल में नहीं डालते हम इसे कहाँ डालते हैं, हम इसको लिम्फोसाइट के अंदर डालते हैं। तो आंसर मिल चुका है, बट ऑप्शन और भी रीड करते हैं। कह रहा है इफ द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द बोन मैरो cell producing ADA from the cell at the early embryonic stage is introduced into the patient bone marrow, it can be a permanent cure। और लास्ट कह रहा है कि if the gene isolated from the bone marrow producing ADA gene, बोन मैरो में से ये वाला जीन हमने बाहर निकाला और इसको इंसर्ट कर दिया लिम्फोसाइट के अंदर, तो क्या वो एक परमानेंट क्योर होगा? हाँ जी, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन थर्ड वाला नहीं होगा। तो दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन नहीं आना चाहिए। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, राइट। तो ये स्टेटमेंट सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड जो है हमारी गलत हो जाएगी, फोर्थ सही है और फिफ्थ सही है। इसमें क्या आना चाहिए? सेल ऑफ द बॉडी में नहीं होता, हम इसको लिम्फोसाइट के अंदर इंसर्ट करवाते हैं। हो गया। तो देखा कितना बड़ा सवाल लग रहा था, लेकिन करने में तो यूँ खटाक से हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कह रहा है पेटेंट टर्म इमरजेंसी प्रोविजन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स वर कंसिडर इन अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल। तो एनसीईआरटी में एज इट इज मेंशन है कि यार कौन से इसमें हमने इसको किया था, तो सेकंड जो था, है ना, सेकंड अमेंडमेंट में हमने इसको पेटेंट करवाया, मतलब ये हुआ था इंडिया के अंदर।
तो एनीवेज ये एक बस डेटा बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है फॉर जीन थेरेपी वी यूज, जीन थेरेपी के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉस्पिड वेक्टर का, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का, रेट्रो वेक्टर का, या फिर जीन गन का। तो जीन थेरेपीज में आपने देखा होगा कि जब हमने जीन थेरेपी करी थी एक गर्ल के ऊपर, जहाँ पे हमने एडीए डेफिशिएंसी जीन को इंसर्ट करवाया था विद द हेल्प ऑफ सीडीएनए बनवा के। आपको पता है सीडीएनए हम कैसे बनवाते हैं? तो जीन थेरेपी में हमने किसका इस्तेमाल किया था? जीन थेरेपी में हमने ADACDNA हमने ये बनवाया था। और आपको पता है CDNA जो है स्पेसिफिकली हम कैसे बनवा सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस, विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस की मदद से आप इनको बनवा सकते हैं। दैट इज हाउ इट बिकम्स ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। तो एनीवेज आपने अगर टॉपिक भी नहीं पढ़ा हुआ था, आपको हल्का फुल्का भी आइडिया था ना, तो आप सिंपली गेस कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इनिशिएटिंग आरएनए इंटरफेरेंस। तो आरएनए इंटरफेरेंस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या करता है वो बॉडी में? साइलेंसिंग ऑल द एमआरएनए, साइलेंसिंग अ स्पेसिफिक एमआरएनए फॉर द कॉर्न बोरर, या फिर साइलेंसिंग द स्पेसिफिक एमआरएनए फॉर नेमाटोड, या फिर मॉडल प्लांट। देखें किया टाइम खुद से। तो भाई हम जानते हैं कि जो कॉर्न बोरर है उसमें तो कॉर्न इस्तेमाल होंगे, हम बीटी कॉटन का इस्तेमाल करते हैं। ये तो एनीवेज आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको पता है कि यार हम सब सेल के अंदर तो इंसर्ट नहीं करते हैं, तो ये एनीवेज गलत हो जाएगा। तो हाँ, नेमाटोड में हम आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक जीन को जो है वो हम साइलेंस कर देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस आरएनए इंटरफेरेंस। दैट इज वाई सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल। बाकी आपको पता होना चाहिए कि यार आरएनए इंटरफेरेंस कैसे होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसको एक बार रिमूव कर दूँ, जस्ट गिविंग यू अ क्विक रिवीजन। अगर आपको आता है आरएनए इंटरफेरेंस तो नो नीड टू वॉच दिस पार्ट, आप वीडियो को आगे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम बीटी कॉटन में इस्तेमाल करते हैं। देखो क्या होता है आरएनए इंटरफेरेंस में। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक हमारे पास कोई अगर प्लांट है और इसकी जो रूट्स हैं उसमें क्या हो रहा है, रूट नॉट डिसीज हो रही है बिकॉज ऑफ द नेमाटोड। तो हम क्या करेंगे, हम एक डीएनए लेके, ये हमने आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए ले लिया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। ये कहाँ से आया, कैसे आया, मैं आपको समझाऊंगा अभी। बट एज ऑफ नाउ क्या किया हमने, एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए ले लिया। इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को हमने जैसे ही एक यूकैरियोटिक सेल में या इस प्लांट की सेल में इंसर्ट करवाया तो क्या होगा, आपको पता है कि इस पे डाइसर प्रोटीन आके एक्ट करेगा और इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देगा सिंपली। तो क्या होगा, इसके बाद जैसे हमने इसको इंसर्ट करवाया तो आरएनए इंटरफेरेंस इनिशिएट होगा और उससे क्या होगा, ये छोटे छोटे डाइसर प्रोटीन्स में ब्रेक हो जाएगा। इस पर डाइसर ने काम किया, ठीक है। अब जैसे ही आपके पास ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स बन चुके हैं, है ना, स्मॉल इनिशिएटिंग आरएनए इंटरफेरेंस या फ्रेगमेंट्स बन चुके हैं आपके। अब क्या होगा, अब इसके बाद आप नेक्स्ट इसको इंट्रोड्यूस करवा दोगे किसके साथ, यू विल आस्क लाइक आप इस पर एक्ट करवाएंगे स्प्लाइसर प्रोटीन का। और जैसे इस पर स्प्लाइसर प्रोटीन एक्ट होगा तो क्या होगा, ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये डबल स्टैंडर्ड जो आरएनए है ये इस तरीके से ब्रेक होगा इनटू सेंस और एंटी सेंस में। और एंटी सेंस पे जाके क्या होगा, ये स्प्लाइसर प्रोटीन लग जाएगा और जो सेंस वाला है उसे क्लीव कर देगा, ठीक है। जो सेंस आरएनए है उसको क्लीव कर देगा और एंटी सेंस पे जाके लग जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, लास्ट में हमारे पास सिर्फ ये बच चुका है, स्प्लाइसर प्रोटीन, साथ में क्या है हमारे पास, एंटी सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, एंटी सेंस आरएनए। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे ही हम इस पर्टिकुलर चीज को हमने इसे इंसर्ट करवा दिया इसके अंदर, अब जैसी ये चीज जो है हमने एक तरीके से, जैसे मान लो ये नेमाटोड है ना, ये नेमाटोड है। अब जैसे ही ये एंटर करेगा या किसी एक प्लांट को खाएगा, तो जैसे ही ये किसी प्लांट को या इस टबैको प्लांट को खाना स्टार्ट करेगा तो आपको पता है इस टमाटो इस प्लांट के अंदर क्या है हमारे पास, ये है इस टाइम पे एंटीसेंस आरएनए। तो जैसे ही ये एंटीसेंस आरएनए जो है ये इसके अंदर जाएगा तो क्या होगा, इस एंटीसेंस आरएनए के इसके अंदर जाने के बाद सिंपली ये जो एंटीसेंस आरएनए है ये बाइंड कर जाएगा इसके साथ, इसके सेंस आरएनए के साथ। क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास डीएनए है, डीएनए से ये अपना सेंस एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए विच इज गोइंग टू बी द सेंस एमआरएनए। और जैसे ये सेंस एमआरएनए है ये बाइंड करेगा किसके साथ, इसके साथ, एंटीसेंस के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, डबल स्टैंडर्ड बन जाएगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। एंड दैट्स हाउ आप कह सकते हैं क्या
कि ये अपने प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, तो नो ट्रांसलेशन। और अगर ट्रांसलेशन ही नहीं हो पाएगा तो नो प्रोटीन सिंथेसिस, नो प्रोटीन सिंथेसिस। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो नेमाटोड है इसकी डेथ हो जाएगी, इस तरीके से हमारा प्लांट बच जाएगा, राइट। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, हालांकि आपको पहले से भी आता होगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी जो है वो कब की गई थी, 1990 के अंदर, 1991 के अंदर, 92 या 93 के अंदर। तो बहुत सिंपल सा, बहुत डीपली ये सवाल दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, तो एनीवेज वो डेटा हमें याद नहीं रहता है, इसलिए ये सवाल मैं आपको लेके आया हूँ ताकि आप गलती करें और नेक्स्ट टाइम उसको याद करें। देखें आंसर, चलिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। डेटाबेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। 1990 में पहली बार जो 4 ईयर ओल्ड गर्ल है उसके ऊपर ये जीन थेरेपी जो है इम्प्लीमेंट की गई थी, और द गर्ल वॉज सफरिंग फ्रॉम एडी लाइक SCID, ठीक है। नेक्स्ट 12 देखो, विच टेक्निक इज ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंस फॉर द अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिसीज। अगर आप किसी डिसीज का अर्ली डायग्नोसिस करना चाहते हैं तो उस टाइम पे आप इनमें से किसको सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंस देंगे, लीस्ट इंपॉर्टेंट मतलब आप उसको नहीं यूज़ करेंगे। तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, इसका हम इस्तेमाल करते हैं फॉर अर्ली डिटेक्शन के लिए, है ना। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है ये अर्ली डिटेक्शन के लिए, और एलिसा जो है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, बट अगेन प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। सीरम का एनीवेज आप इस्तेमाल नहीं करोगे, उससे आप, क्योंकि सीरम को आपने चेक कर तो लिया, सीरम में कुछ मिला ही नहीं आपको, तभी तो आप PCR की तरफ जा रहे हैं ना। तो सीरम इज़ लाइक द फर्स्ट थिंग, आप चेक कर लो, अगर बैक्टीरिया वायरस है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, लेकिन आपको फिर भी डाउट है कि नहीं यार मेरे को और कंफर्मेशन चाहिए, तो आप PCR की तरफ जाएंगे ना। तो एनीवेज जो सीरम है उससे तो आप अर्ली डायग्नोसिस कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। 13 पे आ जाओ। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजफुल फॉर द GM प्लांट्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट के लिए इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट यूजफुल नहीं है, आपको ये बताना है। थोड़ा सा लंबा सवाल है ना, मगर ऑप्शंस को रीड किए या फिर आप इसमें चाहो तो एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट कुछ खास इस्तेमाल होगा नहीं वो मेरे को लगता है। करो ट्राई एक बार, देखें। चलिए आंसर देखते हैं इसका। सॉल्यूशन बताओ भैया जी। कह रहा है मेड क्रॉप मोर टॉलरेट टू, जो हमने बनाए हैं GM से प्लांट्स बनाए हैं, दे आर मोर टॉलरेबल टू एबायोटिक स्ट्रेस लाइक कॉल्ड, ड्रॉट और सॉल्ट और हीट। सही बात है ना, हम इनको ज़्यादा रेसिस्टेंस बनाते हैं। रिड्यूस द रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड्स बाय फॉर्मिंग द पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप। क्या ये जो पेस्टिसाइड्स हैं उनके ऊपर रिलायंस कम कर देते हैं, क्या ये वाले प्लांट्स जो हैं ये फर्टिलाइजर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है ना। हम इनको कैसे बनाते हैं, हम इनको बनाते ही पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप से, ठीक है, आर्गन इंटरफेरेंस की मदद से या किसी और चीज़ की मदद से। नेक्स्ट कह रहा है कि हेल्प टू इंक्रीज द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। क्या ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। तो लॉस की बात हो रही है, लॉस को तो डिक्रीज करेंगे ना, तभी तो हम इनको बना रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगी, और थर्ड स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए। थर्ड जो है इसने क्या पूछा है, ओके नॉट यूजफुल, तो थर्ड वाली तो यूजफुल है ही नहीं, और फर्स्ट वाली यूजफुल है हमारे लिए, तो फर्स्ट वाली इसमें नहीं आना चाहिए, है ना, और थर्ड आना ही चाहिए। तो थर्ड इसमें भी है, थर्ड उसमें भी है। अब बात करते हैं फोर्थ इसमें भी है उसमें भी है, तो सीधा फिफ्थ रीड करते हैं ना। अगर कोई फिफ्थ होगा तो ये आंसर होगा, फिफ्थ नहीं है तो फिर नहीं होगा, राइट। तो कह रहा है फिफ्थ कह रहा है कि इनहेंस न्यूट्रिशनस वैल्यू ऑफ फूड विटामिन A एंड रिच राइस। तो हमने विटामिन A एंड रिच राइस बनाए हैं क्या, बिल्कुल बनाए हैं सर। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस। तो भाई ये स्टेटमेंट तो सही है, गलत तो है ही नहीं, तो ये आंसर तो नहीं आना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर C इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। ऐसे नहीं कि सर कोई सीक्रेट बता दो सर मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। समय देना पड़ेगा सवालों को। अगला सवाल, वाई इंसुलिन इज नॉट एडमिनिस्ट्रेड ओरली टू डायबिटिक पेशेंट्स। तो इसको हम ओरली क्यों नहीं लेते हैं, किसको, इंसुलिन को। इंसुलिन की टैबलेट्स क्यों नहीं आती है, उसके इंजेक्शन ही क्यों आते हैं। देखा जाए तो यार ये जो है बिटर टेस्ट होता है, कड़वी दवाई है, दवाइयाँ सारी कड़वी होती हैं यार, है ना। इसके अलावा इट्स अ पेप्टाइड एंड कैन बी डाइजेस्टेड, यस। आप जानते हैं इंसुलिन जो है वो एक पेप्टाइड हार्मोन है ना, और इसको अगर आप ओरली लेने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, इट कैन बी डाइजेस्टेड इन स्टमक, बिकॉज इंसुलिन इज नथिंग बट क्योंकि इंसुलिन जो है वो एक प्रोटीन हार्मोन है। फाइन, दैट इज अ रीजन फॉर दैट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं 15 क्वेश्चन पे। सेइंग फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से गलत है आपको वो बताना है, एंड लेट्स चेक फॉर द आंसर। कर लिया अटेम्प्ट, चलिए
भाई इतना समय नहीं है कि मैं 5 से 10 सेकंड वेट करूँ तुम्हारे लिए, इट जस्ट यू, या आई कैन डू दैट फॉर यू, बट अगेन आप वीडियो को पॉज करने का ऑप्शन आपको दिया यूट्यूब ने, तो पॉज कर लो ना भैया। चलिए, कह रहा है कि फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है? प्रोटीन, ह्यूमन प्रोटीन यूज टू ट्रीट द एम्फीसीमा इज एंटीट्रिप्सिन 1, यस। तो इसका इस्तेमाल आप करते हो किसके लिए? एम्फीसीमा को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है ह्यूमन इंसुलिन जो है इट कैन बी कमर्शियली प्रोड्यूस फ्रॉम अ ट्रांसजेनिक स्पीशीज ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टुमनीफेशियम। नहीं सर, आपको पता है कि इंसुलिन को बनाने के लिए एली लिली नाम की जो कंपनी है उसने ई कोलाई का इस्तेमाल किया था, 2 अलग अलग स्ट्रैंड्स को बनाया था, ठीक है, ए और बी को, और फिर इनको डाइसल्फाइड बॉन्ड से ज्वाइन कर दिया था। तो एनीवेज वहाँ पे हम एग्रोबैक्टीरियम टुमनीफेशियम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसको हम जनरली प्लांट्स में इस्तेमाल करते हैं, है ना। इसके क्या इस्तेमाल किया था? इसके पे हमने ई कोलाई का इस्तेमाल किया था। फाइन, तो बी स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट, अच्छा आपको वैसे याद है ना कि स्ट्रक्चर क्या था इंसुलिन का? तो इट गोज लाइक, ये आपके पास थी ए चेन, फिर ये थी आपकी सी चेन, और ये थी आपकी बी चेन। तो ये बी चेन हो गई, ये इट्स लाइक ए चेन हो गई, और ये सी चेन हो गई। इसमें से ए चेन कितनी बड़ी थी? तो ए चेन जो है ये थी आपकी 21 अमाइनो एसिड की, और बी चेन कितनी बड़ी है? बी चेन जो है ये आपकी 31 अमाइनो एसिड की थी, और सी चेन जो है ये 31 से लेके 33 अमाइनो एसिड के बीच में थी। बट एनीवेज उसको हम एनीवेज निकाल ही देते हैं, तो इसको हम काउंट भी नहीं करते, ठीक है। ये हो गया आपका इमैच्योर इंसुलिन का स्ट्रक्चर, इमैच्योर इंसुलिन, ठीक है। फिर इसमें से आप सी चेन जैसी निकाल देंगे तो क्या होगा? ये एक मैच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पे होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। आते हैं सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 लगाओ। कह रहा है बीटी कॉटन इज रेसिस्टेंट अगेंस्ट डिप्टेरियंस, लेपिडोप्टेरियंस, कॉलेप्टेरियंस, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो बीटी कॉटन्स जो है वो आपको पता है एक नैरो स्पेक्ट्रम से बिलोंग करता है, वो एक पर्टिकुलर स्पीशीज पे ही अटैक करता है। तो और वो कौन कौन सी स्पीशीज हैं जिस पे अटैक करेगा? वो ये 3 स्पीशीज मेंशन है, तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी हम देखते हैं कि डेप्टेरियंस में कौन आते हैं, डेप्टेरियंस में कौन आते हैं, लेपिडोप्टेरियंस में कौन आते हैं। मैं इसको ऐसे याद करता हूँ, LCD, ठीक है, LCD, लेपिडोप्टेरियंस, कोलियोप्टेरियंस और डिप्टेरियंस, ठीक है। ये 3 है हमारे पास। इसमें से जो आपके पास लेपिडोप्टेरियंस है, इसमें कौन आएंगे? इसमें आप क्या जाएंगे, जैसे आर्मी बुलवॉर्म, आर्मी बुलवॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट कोलेप्टेरियंस जो इसमें आएंगे आपके बीटल्स, ठीक है, बीटल्स आ जाएंगे। और डिप्टेरियंस में कौन आएंगे? डिप्टेरियंस में आपके आ जाएंगे मॉस्किटोज, मॉस्किटोज आ जाएंगे, या फिर फ्लाइज आ जाएंगी, ठीक है। ये सब कुछ इसके अंदर आपका आ जाएगा। डन हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखा जाए तो हम कह सकते हैं ऑफ क्वेश्चन नंबर 17, सेइंग दैट एली लिली जो है ये क्या है? इन 4 ऑप्शन में से पढ़िए ध्यान से, खुद से बताइए क्या होगा। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, कर लिया भाई? जुड़े वाली आंटी है, ठीक है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहा है एली लिली जो है ये फर्स्ट अमेरिकन कंपनी है जिसने आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाया है बाय सेपरेटिंग ए एंड बी चेन। क्या ए और बी चेन की मदद से उन्होंने आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाया था? आइए और ऑप्शंस पढ़ते हैं। कह रहा है द नेम ऑफ प्रोडक्ट विच इज फॉर्म आर्टिफिशियली बाय यूजिंग अ सेपरेट ए एंड बी चेन फॉर द इंसुलिन। तो ये भी नहीं है ना ऑब्वियसली, ये प्रोडक्ट का नाम नहीं है, ये कंपनी का नाम है। एन अमेरिकन कंपनी हु प्रिपेयर 2 DNA सीक्वेंसेस कॉरस्पॉन्डेंस टू ए एंड बी चेन। तो जो ए चेन थी और बी चेन थी, इनके रिस्पेक्ट में इन्होंने क्या किया? इन्होंने 2 डिफरेंट सीक्वेंसेस प्रिपेयर किए, ठीक है। तो दे फॉर्म द आर्टिफिशियली बाय सेपरेटिंग ए एंड बी, सॉरी ये वाला है ना। तो DNA सीक्वेंसेस को उन्होंने ट्राई किया, प्रिपेयर किया, ए के लिए अलग और बी के लिए अलग, है ना।
और फिर उनसे उन्होंने आगे क्या किया, उन्होंने फिर ट्रांसफ़र किया इकोलाई में, उनसे इंसुलिन की चेन बनवाई और तब जाके उन्होंने उसको फर्दर ज्वाइन किया था। तो उसको उन्होंने इंसर्ट किया था इकोलाई के अंदर, दो अलग अलग, ठीक है। और फिर यहाँ से जो प्रोडक्ट निकला, चेन जो निकली, उसको उन्होंने कंबाइन किया था विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। फाइन। तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो ज़्यादा बेटर दिख रहा है, तो आप यही आंसर लगाएंगे इसका, और वही बेटर भी है। बिकॉज फर्स्ट वाले में वो कह रहा है कि ए और बी चेन से डायरेक्टली उन्होंने ज्वाइन कर दिया, नहीं, उन्होंने पहले क्या किया था, ए बी सी में से सी चेन को हटाया, या ए और बी को उन्होंने अलग अलग तरीके से सिंथेसाइज किया। भाई ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर किसी मैन के अंदर या पैनक्रियाटिक सेल जो है, उनके अंदर क्या है, ए चेन है, बी है और सी है, तो ए को कोई जीन बना रहा होगा, बी चेन को कोई जीन बना रहा होगा, और सी चेन को भी कोई जीन बना रहा होगा। उन्होंने उस जीन को आइडेंटिफाई किया, उस जीन से, उस डीएनए सेगमेंट से उन्होंने नई नई चेन्स बनवाई इकोलाई की मदद से, और फिर उसको आपस में ज्वाइन करवाया था। फाइन, तो सी इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 18, करेक्ट, ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं दे आर यूज टू ऑब्टेन द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स ऑन लार्ज स्केल, या टू अंडरस्टैंड हाउ जीन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ अ डिसीज बाय सर्विंग एज अ मॉडल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग, या फिर ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट फॉर ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स को आप इन सब पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, आई थिंक, है ना। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, करें इन इंडिया हाउ मेनी रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स आर मार्केटेड इन 2006। 2006 में लाइक आपको पता है कि टोटल 30 जो है ना वो थेराप्यूटिक्स जो है, मतलब लाइक एक तरीके से रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स जो हैं पूरे वर्ल्ड में है, उसमें से 12 जो हैं वो इंडिया के अंदर स्टिल मार्केट होते हैं, ये आपको एनीवेज पता होना चाहिए, राइट। तो अगेन डेटा बेस्ड क्वेश्चन, तो ये आप एनसीईआरटी से डेटा याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, कह रहे कॉलम दिए गए हैं, आपको इनको मैच करना है। नाउ वन ऑफ लाइक माय फेवरेट क्वेश्चन, मैचिंग, ठीक है। छोटा सा दिल देते हैं इसको, दिल दे दिया। बताइए, कह रहे फर्स्ट जीएमओ को किससे मैच करेंगे, फ्लेवर सेवल टमाटो को पायरेसी, बायोपायरेसी से, या फिर आपके इकोलाई से। तो एनीवेज हम कह सकते हैं कि जो इंसुलिन है उसका तो सिंपली मैच हो जाएगा किसके साथ, अच्छा, फ्लेवर शेवर टमाटो जो है दिस इज मैच विद द इंक्रीज शेल लाइफ, है ना, इंक्रीज शेल लाइफ। तो बी का फर्स्ट, तो भाई बी का फर्स्ट तो बहुत में दिया हुआ है, चलिए एक तो हटा। इसके अलावा देखते हैं अब किसके बारे में, सी का देखते हैं, ठीक है। बायोपायरेसिस क्या होगा, बायो रिसोर्सेज आएगा, तो सी का सेकंड हो जाएगा, और सी का सेकंड इसमें है और इसमें है। अब बात करते हैं लास्ट डी के बारे में, तो डी का जो होगा वो थर्ड होगा या फोर्थ होगा। तो इकोलाई को आप इंसुलिन के लिए प्रोड्यूस करते हैं, तो ये आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फाइन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट हो किसी प्रकार का तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं, आई लुक ऑन टू दिस, और फिर नेक्स्ट सेशन में हम उन डाउट्स को भी क्लियर कर लेंगे। सुपर, नेक्स्ट पे आते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिसीज इज नॉट पॉसिबल। तो किसकी मदद से आप अर्ली डायग्नोसिस एनीवेज नहीं कर सकते। तो हमने देखा था पिछले सवाल में कि यार एलिसा का इस्तेमाल एनीवेज आप कर सकते हो, अगर कुछ अवेलेबल नहीं है तो पीसीआर सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो सीरम और यूरिन एनालिसिस से आप अर्ली डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो बी एंड डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। बाकी आप होता है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पीसीआर कर सकते हैं और एलिसा का इस्तेमाल कर सकते हैं। 22 सेइंग सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज। तो जो सी पेप्टाइड होती है, जो एक्स्ट्रा वाली है ना, जैसे मान लो ये आपके पास ए हो गया, ये हो गया सी, और ये हो गया बी, ये हो गई बी चेन, ये हो गई ए चेन, और ये हो गई सी चेन। फाइन, तो सी चेन जो है क्या है, ये अ पार्ट ऑफ अ मैच्योर इंसुलिन, नहीं, हम जानते हैं कि ये आपका एक इमैच्योर इंसुलिन है, ये आपका एक इमैच्योर इंसुलिन होगा। अच्छा, कह रहा है रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड या रिमूव ड्यूरिंग द मैचुरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन। यस, जब हम इससे हम एक नया इंसुलिन बनाएंगे ना, तो उस टाइम पे हम इसको रिमूव कर देंगे। तो वहाँ क्या होगा, हमारे पास सिर्फ ए होगी और सिर्फ बी होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बी चेन प्रेजेंट होगी मैच्योर इंसुलिन में, और साथ में ए चेन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होगी, जिसमें से ए चेन कितनी होगी, 21 अमाइनो एसिड की होगी, और जो बी चेन होने वाली है कितने की होगी, 30 अमाइनो एसिड की, और टोटल कितना हो गया, 51 अमाइनो एसिड। तो ये होता है हमारे पास मैच्योर इंसुलिन। फाइन, तो आप कहते हैं ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं 23rd क्वेश्चन।
सेइंग दैट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। अब यहाँ पे देखो ध्यान रखना कि ये पार्ट ना वैसे इस चैप्टर के लास्ट वाला पार्ट है, तो बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं या आलस में आके छोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। एक्सप्लॉयटेशन वर्ड अगर आएगा तो आप सिंपली बात करेंगे इसकी बायो पायरेसी के बारे में, बिकॉज कोई मूवी बनाई गई है, उस मूवी को ब्लैक में बेच दिया, तो इट्स लाइक उसको एक्सप्लोटेशन कर रहे हो ना आप। उसको इतनी मेहनत से डायरेक्टर ने उस मूवी को बनाया है, इतने एक्टर्स ने काम किया, इतना पैसा खर्च हुआ है, उसको आप 100 रुपये में, है ना, टेलीग्राम पे बेच दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट्स लाइक कॉल्ड एज अ पायरेसी। आप उसकी पायरेसी को ब्रेक कर रहे हैं, राइट। तो बायो पायरेसी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट 24 कह रहा है अर्ली डिटेक्शन ऑफ अ डिसीज इज पॉसिबल। अरे हमने कर तो लिया, अच्छा कितनी बार करवाओगे। तो पीसीआर से आप कर सकते हैं, हाँ जी, और इससे भी कर सकते हैं, तो बोथ ये सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट 25 कह रहा है एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स जो हैं आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, सो द चॉइस ऑफ बीटी जीन डिपेंड्स ऑन। तो आपको पता है कि बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी पोटैटो, है ना, आलू भिंडी गोभी जो बना रहे हो, इन सबको बनाने के लिए लाइक आपको पता है कि जो बीटी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, बैसिलस thuringiensis का इस्तेमाल आप कर रहे हो, ये नैरो स्पेक्ट्रम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। किसी पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट पे ही ये टारगेट करने वाले हैं। तो अगर आपको बीटी कॉटन से या बीटी कोई भी प्लांट बनाना है ना, तो इसके लिए आपको इन चारों में से क्या ध्यान में रख के बनाना पड़ेगा, क्या आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इनको बनाने के लिए। तो आपको क्रॉप देखनी पड़ेगी कि भाई किस तरह की क्रॉप में आप उसको बना रहे हैं, बिकॉज किसी पर्टिकुलर एक क्रॉप में कुछ अलग तरह के इंसेक्ट्स फीड करते हैं, किसी बी क्रॉप में अलग तरह के इंसेक्ट्स फीड करते हैं। तो आपको क्रॉप देखनी पड़ेगी, कौन सी क्रॉप को आप बीटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और दूसरा टारगेटेड आपके पेस्ट क्या है ना, कि भाई अगर गेहूं की खेती है, वहाँ पे आप बीटी को डेवलप करना चाहते हैं, तो वहाँ पे कौन से वाले इंसेक्ट्स जो हैं वो फीड कर रहे हैं, उनको आपको देखना पड़ेगा, राइट। तो ए एंड बी दोनों को देखते हुए आप क्या कर सकते हैं, बीटी में किसी क्रॉप को बीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। 26 कह रहे हैं GAEC स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो अगेन एनसीईआरटी डेटाबेस्ड क्वेश्चन, तो आप जानते हैं कि GEAC जो है ये क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी, है ना, जेनेटिक एंड एनवायरमेंट, सॉरी सी इज द करेक्ट आंसर, नॉट डी। सी सही है, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो सी आएगा हमारा आंसर, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो भी आप GMO प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको पहले आपको यहाँ भेजना पड़ेगा, यहाँ से अप्रूवल थप्पा लगेगा, तब आप उसे आगे यूज़ कर सकते हैं या उसे मार्केट कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं, समझे। 27 करेक्ट DNA प्रोब यूज इन द फिंगरप्रिंटिंग आर। जो प्रोब का आप इस्तेमाल करते हैं विच इज़ अ सिंगल स्टैंडर्ड RNA और DNA, वो क्या होता है, तो इट्स लाइक हाईली सेंसिटिव इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से आप उसे देख सकते हैं, यूवी रेस की मदद से, या फिर DNA सेगमेंट हैविंग अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। यस, तो प्रोब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलता तो यूवी रेड आंसर होता, है ना। यूवी रेडिएशन का हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल हम करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में। फाइन। 28 देखो, कह रहा है इट इज बेनिफिशियल टू हैव द इंसुलिन बाय बायोटेक्नोलॉजी बिकॉज। क्या कारण है कि मतलब लाइक बायोटेक से बनाई गई इंसुलिन हमारी ज़्यादा सही क्यों है, ज़्यादा प्रोडक्शन क्यों होता है उसका। बिकॉज जो पुरानी इंसुलिन थी उसको हम कैसे निकालते थे, पुरानी इंसुलिन मतलब इट्स लाइक जो पहले के टाइम पे हम निकालते थे, इट वॉज लाइक वी यूज टू एक्सट्रैक्ट देम फ्रॉम द स्लॉटर्ड काउ या फिर पिग से निकालते थे, तो वो एनीवेज लाइक हार्म कर रहा है हमारे एनिमल्स को। तो कह रहा है कि लेस एक्सपेंसिव है, नॉन एलर्जिक है, प्रोड्यूस इन लाइक आप उसे ज़्यादा बना सकते हो। तो इट्स लाइक या सारी की सारी बातें सही है ना, ये सारे ही फ़ायदे हैं हमारे आर्टिफिशियल इंसुलिन से जो हमें मिले हैं। फाइन। नेक्स्ट 29 देखो, और काम तो वो करती है तभी उसे बना रहे हैं, अगर काम ही नहीं कर रही होती तो बनाते क्यों हम उसको, राइट। नेक्स्ट सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री RNA फॉर RNA इंटरफेरेंस इज। तो जो RNA इंटरफेरेंस में जो आप ये जो सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड जो सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री RNA आप लेते हैं, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में सिखाया है ना, यहाँ दिखाता हूँ मेरे को, हाँ इसमें देखो जो आपने ये लिया है ना, इसका सोर्स क्या हो सकता है। इसे आप किसी वेक्टर में डालेंगे तब आप ये सब कुछ काम करवाएंगे ना, तो सोर्स क्या हो सकता है उसका, तो आप कह सकते हैं कि इसका जो सोर्स होगा या तो आप ट्रांसपोजोन का इस्तेमाल कर लो, ट्रांसपोजोन एज अ वेक्टर इस्तेमाल कर लो, ठीक है, या तो आप ट्रांसपोजोन का इस्तेमाल कर लो, या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हो किसका, एग्रोबैक्टीरियम टुमनिफेशियम का, एग्रोबैक्टीरियम टुमनिफेसियन का इस्तेमाल कर लो, या तीसरा आप रेट्रोवायरस का इस्तेमाल कर लो।
इन तीनों में से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर यूजिंग एज अ वेक्टर, और यही सवाल वो आपसे पूछ रहा है। आइए सवाल पे वापस चलते हैं। सवाल भाई आपसे कह रहा है कि सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए फॉर आरएनए इंटरफेरेंस। तो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का सोर्स क्या होगा? क्या आप वायरस का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ जी सर। क्या आप ट्रांसपोजोन का इस्तेमाल कर सकते हैं? यस सर। तो आप कह सकते हैं कि सी इज द करेक्ट आंसर, ए एंड बी। एग्रोबैक्टीरियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इसने मेंशन नहीं किया एग्रोबैक्टीरियम टुमनीफेशियम या फिर कोई दूसरी स्पीशीज, क्योंकि मल्टीपल स्पीशीज आप मल्टीपल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज वाई। ओके, नेक्स्ट 30 पे आते हैं। अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, है ना? तो भाई दिल तो देना पड़ेगा इसको। चलिए लगाइए इसको, लगाइए। कह रहा है बायोपायरेसी, तो बता दिया मैंने आपको। एक्सप्लॉयटेशन, तो फर्स्ट का थर्ड होना चाहिए। तो फर्स्ट का थर्ड मतलब इन दोनों में से आंसर होगा। बायो पेटेंट जीन थेरेपी, तो आप जानते हैं जीन थेरेपी जो है या आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो जीन साइलेंसिंग होता है। तो डी का सेकंड होना चाहिए। तो डी का सेकंड ये है, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हो गया। दैट्स हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस फॉर टुडेज इंटरेक्शन। होपफुली यू एंजॉय दिस वन, एंड चैप्टर को आप जरूर होपफुली रिवाइज कर रहे होंगे और इसके थ्रू भी आपका रिविजन हो ही रहा होगा। तो विल सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस। आपने अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको पूरा डिटेल में चैप्टर मिल जाएगा हमारे चैनल पे। आप या फिर सर्च कर सकते हैं लक्ष्य सर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, तो आपको वो भी वहाँ पे मिल जाएगा, राइट? सो कीप सपोर्टिंग अस, है ना? हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। विल सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस। पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें।